नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मिशन 2022, प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के लिए तय किए 100 प्रत्याशी, 60 महिलाओं को टिकट। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का दावा, बीजेपी नेताओं के मन में सपा की लाल टोपी का डर। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में टीएमसी से अलग कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी एनसीपी। जानिए शरद पवार ने क्या कहा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। मिशन 2022, प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के लिए तय किए 100 प्रत्याशी, 60 महिलाओं को टिकट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को कहा कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 100 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। इनमें 60 महिलाएं हैं। प्रियंका यहां कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का पहला महिला घोषणा पत्र जारी करते हुए यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की पार्टी की प्रभारी भी हैं। प्रियंका ने कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस के 40% टिकट महिलाओं को देने की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी। इसके सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि इसके फलस्वरूप कांग्रेस में अभी तक टिकट की महिला दावेदारों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। उन्होंने बताया कि टिकट के दावेदारों के मिले आवेदनों में से अब तक 100 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। इनमें 60 महिलाएं और 40 पुरुष हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी। आगे इसे बढ़ाकर 50% तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। उनका इशारा 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 50% सीटों पर उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर था। प्रियंका ने कहा कि पार्टी की इस पहल से निश्चित रूप से दूसरे राजनीतिक दलों पर भी चुनावी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का दबाव पड़ेगा। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को व्यवहारिक जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा, दृढ़ निश्चय, करुणा, दया, साहस ये महिलाओं के गुण होते हैं। हम चाहते हैं ये गुण राजनीति में भी हो, जिनका अभी नितांत अभाव है। ये बातें सिर्फ चुनाव के समय औपचारिकता न रहें। इसीलिए हमने महिलाओं को 40% टिकट दिए हैं। महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी करने के बाद अन्य वर्गों के लिए भी कांग्रेस द्वारा अलग घोषणा पत्र जारी करने के सवाल पर प्रियंका ने कहा कि जल्द ही एक और घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इसमें किसानों सहित अन्य सभी वर्गों के लिए भविष्य की कार्ययोजना का खुलासा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा चुनाव आने के साथ ही मंदिरों के चक्कर लगाना शुरू करने के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रियंका ने कहा कि मुझे अपनी धार्मिक आस्था के बारे में योगी जी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। क्या योगी जी जानते हैं कि मैं 14 साल की उम्र से व्रत भी कर रही हूं। अखिलेश यादव का दावा, बीजेपी नेताओं के मन में सपा की लाल टोपी का डर। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को दावा किया कि बीजेपी नेताओं के मन में सपा की लाल टोपी का डर घर कर गया है। अपनी लाल बत्ती गुल होने की सच्चाई से वाकिफ हो चुकी बीजेपी इसीलिए सपा के खिलाफ अनर्गल आरोप लगा रही है। अखिलेश ने यहां एक बयान में कहा, बीजेपी नेताओं के मन में सपा की लाल टोपी का डर घर कर गया है। उन्हें अब अपने राजनीतिक अस्तित्व पर खतरा महसूस होने लगा है। बीजेपी की लाल बत्ती गुल होने वाली है। इस सच्चाई से बीजेपी अच्छी तरह परिचित हो गई है। तभी वो समाजवादी पार्टी पर अनर्गल आरोप लगाने लगी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, भारतीय संस्कृति का दंभ भरने वाले बीजेपी नेताओं को पता नहीं यह जानकारी है कि नहीं कि हनुमान जी का रंग लाल है, सूरज का रंग लाल है। हर एक के जीवन में लाल रंग है। लाल रंग बदलाव का भी है, खून का भी रंग लाल है। इस सब की बीजेपी को समझ नहीं है क्योंकि उसकी नीतियां तो नफरत फैलाने वाली हैं। काली टोपी वाले यह नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनकी सोच संकीर्ण है। अखिलेश ने सपा की लाल टोपी को खतरे की घंटी बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, संसदीय जनतंत्र में भाषा और व्यवहार की मर्यादा से दल और व्यक्ति का परिचय होता है। बीजेपी नेतृत्व में भाषा का संयम मिटता जा रहा है। बीजेपी सत्ता के अहंकार में इतना डूब गई है कि वो विपक्ष को लांछित करने से नहीं चूकती है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गोरखपुर में आयोजित एक रैली में सपा पर हमला करते हुए कहा था कि लाल टोपी वाले प्रदेश के लिए खतरे की घंटी हैं। वो अपनी झोली भरने और आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने के लिए सत्ता चाहते हैं। उत्तराखंड में टीएमसी से अलग कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी एनसीपी। जानिए शरद पवार ने क्या कहा। जी हां दोस्तों, विपक्षी एकता नेतृत्व के मुद्दे पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की तनातनी के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने गोवा और उत्तराखंड में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी से अलग कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। एनसीपी में मंगलवार को हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला किया। पार्टी ने निर्णय लिया है कि फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर जब तक पार्टी में पूरी तरीके से सहमति नहीं बन जाती, उससे पहले गोवा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनसीपी कांग्रेस के साथ चुनाव प्रचार करेंगी। गौरतलब है कि एनसीपी की बैठक मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार की अध्यक्षता में दिल्ली में बुलाई गई थी।
बैठक में शरद पवार ने कहा कि एनसीपी ने हमेशा किसान आंदोलन का समर्थन किया है। एनसीपी नेता व प्रवक्ता नवाब मलिक के अनुसार कार्यकारिणी की बैठक में 5 राज्यों के चुनाव पर चर्चा हुई। यह स्थानीय नेतृत्व को गैर भाजपा दलों के साथ गठबंधन करने का अधिकार देता है। उत्तर प्रदेश में एनसीपी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश से बातचीत करेगी। वहीं उत्तराखंड गोवा में कांग्रेस से बातचीत चल रही है। गोवा में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस गोवा प्रभारी दिनेश गुंडूराव के बीच बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 20 केस। जाने देश भर में कितने? जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। यहां मंगलवार को 10 नए मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। ये नए मामले पुणे में दर्ज किए गए हैं। यहां के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि हवाई अड्डे पर करीब 30,000 यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से 10 लोगों में ओमिक्रॉन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम के भी एक युवक में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। यह युवक जर्मनी से दुबई होकर सोमवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां उसका कोरोना टेस्ट किया गया। रिपोर्ट में युवक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला है। बता दें कि जर्मनी उन उच्च जोखिम वाले देशों में शामिल है जहां पर नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ रहे हैं। युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे दिल्ली के डा. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। इसके बाद वह शाम को जबरन दिल्ली स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में स्पेशल रूम लेकर भर्ती हो गया, जहां से वह चुपचाप निकल गया और गुरुग्राम के एक नामी अस्पताल में भर्ती हो गया। इस बात की जानकारी लगने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम युवक को यहां से दिल्ली ले गई। बता दें कि देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 30 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सोमवार को मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र में नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 20 हो गई है। महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान में 9, दिल्ली में 1, गुजरात में 1 और कर्नाटक में 2 मामले सामने चुके हैं। वहीं देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या में कमी आई है। हर रोज 10,000 से नीचे मामले सामने आ रहे हैं। कांग्रेस रैली में कोरोना प्रोटोकॉल का होगा पालन, मास्क में नजर आएंगे 2 लाख लोग। जी हां दोस्तों, जयपुर में 12 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह पालना होने का दावा किया जा रहा है। रैली में आने वाले व्यक्तियों के 2 डोज RT-PCR टेस्ट के साथ प्रत्येक व्यक्ति को मास्क बांधने पर ही रैली में आने दिया जाएगा। प्रदेश में फिर से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 12 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी महंगाई हटाओ रैली करने जा रही है। इस रैली में कांग्रेस नेता लाखों लोगों के जुटने का दावा भी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस की इस रैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते रैली को लेकर खास एहतियात बरती जा रही है। रैली में कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि रैली में शामिल होने वाले लोगों को दोनों वैक्सीन की डोज लगा होना जरूरी होगा। ऐसा नहीं होने पर 72 घंटे पहले की RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। वहीं रैली के एंट्री पॉइंट्स पर करीब 2 लाख मास्क भी पार्टी की ओर से रखे जाएंगे। वहीं प्रदेश के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर खतरा बना हुआ है, लेकिन यह कितना खतरनाक है इसका शोध हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की इस रैली में कोविड प्रोटोकॉल की पालना की जाएगी। खाचरियावास ने कहा कि भाजपा खुद तो भीड़ जुटा नहीं सकती है, लोग इनका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। हम रैली कर रहे हैं तो सवाल उठा रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जीतन राम मांझी बोले क्षेत्र के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए दें नीतीश जी। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के बयान से एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। भाजपा और जदयू नेताओं को संभलकर बोलने की सलाह देने वाले मांझी खुद ऐसा बोल गए जो सत्ता पक्ष के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया जिले के इमामगंज विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। यहां बोलते हुए मांझी ने यहां तक कह दिया कि वो अपने राजनीतिक जीवन की अंतिम पारी खेल रहे हैं, इसलिए कोई अपयश लेकर नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए दे दीजिए, वरना हम आपकी पार्टी में नहीं हैं, गठबंधन में हैं, चमक गए तो सोच लीजिएगा। पूर्व सीएम सोमवार को इमामगंज के पथरा गांव में डा. परमेश्वर प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी यशोदा देवी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी राजनीति की अंतिम पारी खेल रहा हूं और इसमें एक यश लेकर जाना चाहता हूं कि जो करना था किया, उससे संतुष्टि होगी। मांझी ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए डैम, आहर, नहर के लिए 1000 करोड़ की मांग की है। यदि 1000 करोड़ रुपए नहीं दिए गए तो वो फिर एक बार सीएम के पास जाएंगे और उनसे पैसे देने को कहेंगे। फिर भी नहीं दिए तो कहेंगे कि हम आपकी पार्टी में नहीं हैं, गठबंधन में हैं, कहीं हम चमक न जाएं इसके चलते, तो फिर समझ लीजिएगा। लगे हाथों मांझी ने यह भी कह दिया कि इसकी नौबत नहीं आएगी, नीतीश कुमार उनकी बातों को मानेंगे।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक ने अब चुनाव से पहले राजा भैया को दी बड़ी खुशखबरी, उनकी पार्टी को अलॉट हुआ चुनाव चिन्ह। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी में सियासी जमीन ढूंढ रहे राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह दे दिया है। एक ने राजा भैया की पार्टी को आरी चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। राजा भैया ने ट्वीट के जरिए इस बारे में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में जब राजा भैया चुनाव लड़े थे तो उस समय उनका चुनाव चिन्ह आरी ही था। 3 दशक पहले 1993 में राजनीति की शुरुआत से लेकर 2017 तक राजा भैया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट से लगातार चुनाव जीतते आए हैं। राजा भैया अपनी 3 दशक की राजनीति में भले ही पहली बार दलीय राजनीति में उतर रहे हों, लेकिन भाजपा और सपा से उनके नजदीकी रिश्ते रहे हैं। हालांकि वो कभी किसी भी दल में शामिल नहीं हुए। दलीय राजनीति में उतरे तो अपनी पार्टी बनाकर। भाजपा और सपा से राजा भैया के मधुर रिश्तों की बानगी इसी बात से मिलती है कि वह कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह से लेकर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। नजदीकियां भले ही हों, लेकिन दोनों दलों ने राजा भैया के प्रभाव वाली सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते रहे हैं।